जी हां दोस्तों, फिर से होगी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत पर सुनवाई। और क्या सुप्रीम कोर्ट अब देगा बेल? रेपिस्ट राम रहीम आसाराम की ऐश क्यों? कटघरे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या एक बार फिर से दबाव और रिव्यू पिटीशन की अर्जी दाखिल करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत पर फिर से सुनवाई करने जा रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट उन 5 लोगों की तरह उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने जा रहा है? क्या अरावली की पहाड़ियों की तरह, जिस तरह जनता के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया सो मोटो की तरह, अब रिव्यू पिटीशन या सो मोटो के जरिए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस लेगा? आखिर क्यों राम रहीम और आसाराम जैसे बलात्कारियों को लगातार राहत पे राहत और ऐश पर ऐश, और 2 छात्रों को जेल के सलाखों के पीछे, जबकि उनके मामले पर ट्रायल शुरू तक नहीं? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। खबर बेहद संवेदनशील है, खबर अहम है। आपसे अपील, निवेदन के अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर बने रहें। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर पहले आपने देखा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को छोड़ करके बाकी 5 लोगों को जमानत दे दी, दिल्ली दंगों के कथित आरोप के मामले में। जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला है जिस फैसले पर देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के पूरे देश और विदेश में हंगामा सा मच गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो तर्क और दलीलें रखी, जो बातें कही अपने फैसले में, उन बातों से कानून के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जो रिटायर्ड हैं, वो सहमत बिल्कुल नहीं होते हैं। और ऐसे में दोस्तों, अब खबरें आ रही हैं, अब से थोड़ी देर पहले जब फैसला आया उसके बाद में उमर खालिद के पिता, शर्जील इमाम के लोग और फिर उनकी तरफ से केस लड़ने वाले वकील अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल कर रहे हैं। दोस्तों, रिव्यू पिटीशन का मतलब यह है कि अदालत अपना कोई फैसला अगर सुनाती है तो उस पर दोबारा से रिव्यू करने के लिए अर्जी लगाई जाती है। और हमने कई मामलों में ऐसा देखा है कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई अदालत अपने फैसलों को लेकर के दोबारा से रिव्यू करने के बाद में फैसले बदले हैं। हमने देखा है कि अदालतों के फैसले आ गए, लोग बाइज्जत बरी हो गए या लोगों को सजा हो गई, दोबारा से जनता के दबाव में या फिर दोबारा से उस मामले पर रिव्यू पिटीशन के बाद में फिर से केस खुला और मामला और फैसला पूरा का पूरा पलटा है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को 5 साल से जेल की सलाखों के पीछे रखा गया और शाह की दिल्ली की पुलिस शर्जील इमाम उमर खालिद के खिलाफ में जो धाराएं लगाई थी, जिस तरीके से उसके खिलाफ अदालत में तर्कें देती आ रही थी, और हाई कोर्ट ने उन तर्कों को बिल्कुल हुबहू तस्लीम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के तर्कों से सहमत नजर आया, मगर 5 साल तक ट्रायल शुरू तक नहीं हो पाया। क्या दाल में कुछ काला है? मैं अदालत के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं अदालत के इंटेंशन पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन गलतियां अदालतों से होती हैं, गलतियां जजेस से होती हैं। जजेस क्या इस मामले में गलती कर रहे हैं? और मैं ये खुद से नहीं कह रहा हूं दोस्तों। हाल के मामले में अभी आप देखें कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुलदीप सेंगर के मामले में कि दिल्ली हाई कोर्ट के जिन जजेस ने उसको जमानत दी और उसकी सजा को स्टे किया, वो अच्छे और काबिल जज हैं, लेकिन उनसे गलती हुई है। जजों से भी गलतियां होती हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल का एक फैसला है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को रद्द किया और हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब एक बार फिर से उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए एक राहत की सांस आ रही होगी। एक बार फिर से उनके लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा और सुप्रीम कोर्ट पर एक बार फिर से देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा उठ रहा होगा। लेकिन दोस्तों, जब 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत को रद्द किया, तो बहुत सारे लोगों में ऐसा लगा कि न्यायिक व्यवस्था को लेकर के, जांच एजेंसियों को लेकर के भरोसा डगमगाने सा लगा था। क्योंकि दिल्ली दंगा मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 5 आरोपियों को जमानत दे दी, जिनमें गुलफशा, मिरान, सलीम, शफाउर रहमान और शादाब है। मगर कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
किन पर यूएपीए के तहत केस चलता। इससे पहले बार बार तारीख मिलती रही, हाईकोर्ट में यही हुआ और सुप्रीम कोर्ट में भी यही मामला कई बार टला। कभी जज नहीं, कभी जज को जरूरी काम की वजह से टालना पड़ा, कभी वकील वजह बने। अभी तक कि मुकदमा शुरू तक नहीं हो पाया, 5 साल से जेल के सलाखों के पीछे हैं। ट्रायल कोर्ट में जब से यह केस जमानत के लिए सुना गया और सुप्रीम कोर्ट में नवंबर तक 21 बार इस केस की सुनवाई टाली जा चुकी है। हर बार तारीख पे तारीख मिलती रही। दोस्तों, उमर खालिद के पिता SQR इलियास का कहना है कि साल 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके बेटे को जमानत ना दिए जाने पर कुछ नहीं कहना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता उमर खालिद और शर्जील इमाम को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश में उस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। आप जान रहे हैं इस वक्त पूरे देश में यही चर्चा है, यह कहते हुए कि गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत उनके खिलाफ पहली नजर में मामला बनता है, यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसा लगते हैं। उमर खालिद के पिता इलियास कहते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना, फैसला आपके सामने। दोस्तों, आपको बताता हूं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है और उसके बाद उस फैसले की भी बात करेंगे जिस पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार के कारण बलात्कारियों को राम रहीम और आसाराम जैसे लोगों को फरलो, पेरोल पे पेरोल मिलते रहे, जेल में भी ऐश होती रही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की तुलना दूसरे लोगों में गणनात्मक रूप से अलग स्थिति दर्शाई कि उमर खालिद और शर्जील इमाम यूएपीए की धारा 43D(5) की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। नतीजतन उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि देश की सुरक्षा से जुड़े अपराध में जमानत का मानदंड अलग और सख्त होता है। अगर आरोप प्रथम दृष्टया सही लगते हैं, हिरासत जारी रहेगी। अगर प्रथम दृष्टया सही नहीं लगते, जमानत दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय ने जानबूझकर सामूहिक या एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने से परहेज किया। न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष की सामग्री से अपीलकर्ताओं उमर खालिद और शर्जील इमाम के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होते हैं। इन अपीलकर्ताओं के संबंध में वैधानिक सीमा लागू होती है। कार्रवाई के इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करना उचित नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष कानून के रूप में यूएपीए मुकदमे से पहले के चरण में जमानत दिए जाने की शर्तों के संबंध में विधायी निर्णय प्रस्तुत करता है। यूएपीए की धारा 43D(5) जमानत देने के सामान्य प्रावधान से अलग है। यह न्यायिक जांच को बाहर नहीं करता या डिफॉल्ट में जमानत से इनकार को अनिवार्य नहीं बनाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में देरी न्यायिक जांच और अधिक गहनता आने का खतरा बढ़ जाता है। यूएपीए की धारा 43D(5) जमानत देने के समान प्रावधानों से अलग है। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से जो तर्क दिए गए, जिस तरीके से केस बनाया गया, जिस तरीके से जांच की बात कहेगी और जिस तरीके से एविडेंस देने की बात कहेगी, और ये सब कुछ ट्रायल से पहले हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके आधार पर फैसला दिया। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल ये कि गुजरात हाई कोर्ट ने रेप के केस में मुजरिम आसाराम की सजा को नवंबर 2025 में मेडिकल आधार पर 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। आरोपी नहीं है, ये दोषी है। यानी जमानत पर बाहर आया आसाराम 6 महीने से बाहर रहेगा और ज्यादा बाहर रहेगा। आसाराम की सजा पर 6 महीने का निलंबन आदेश गुजरात हाईकोर्ट की एक बेंच ने दिया। आसाराम 2013 के रेप के मामले में दोषी करार दिया गया, उसे सजा सुनाई जा चुकी है। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले महीने आसाराम को उसकी सजा के निलंबन के साथ उसको जमानत दे दी थी। अदालत ने उसकी वेजिटेटिव कंडीशन यानी कि अचेत अवस्था और जेल में इलाज के लिए मेडिकल सुविधाओं की कमी को देखते हुए अपील स्वीकार कर ली थी। ऐसा क्यों होता है कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग या सत्ता पक्ष के लिए काम करने वाले लोगों के साथ में, चाहे वो रेपिस्ट हो चाहे वो हत्यारे हो, इस किस्म की सुविधाएं मिलती हैं। अप्रैल 2018 में जोधपुर की एक सेक्शन कोर्ट ने आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि रेप पीड़िता के वकील ने उस पर आपत्ति जताई थी। पीड़िता के वकील बेबी नायक ने दलील दी कि पिछली बार उन्होंने कहा कि आसाराम भारत का दौरा करना चाहते हैं। 27 अगस्त के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में यह भी दर्ज किया गया और आज वो इलाज के लिए इलाज ले रहे हैं। यह एक कैसा विरोधाभास है, यानी कि एक तरफ आसाराम का केस और दूसरी तरफ शर्जील इमाम उमर खालिद का केस। एक तरफ
गुरमीत राम रहीम का केस 40 दिन के लिए फिर से उसे पैरोल मिली। हरियाणा के रोहतक में सुनारिया जेल में बंद, पैरोल के दौरान सिरसा जेल में अपने डेरे के मुख्यालय में रहेगा। 2017 में दोषी ठहराया गया। ये भी 15वीं अस्थायी रिहाई है उसकी। और दोस्तों, आप जानते हैं ये पैरोल कौन देता है? सरकारें देती हैं। ये अदालतें नहीं देती हैं, ये राज्य सरकारें देती हैं। जिस जगह पर जिस जेल में बंद होता है वो किसकी सरकार है? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की। 2021 के बाद हर साल उसको करीब 90 दिन की पैरोल मिलती रही है। 350 से ज्यादा दिन जेल से बाहर रहा है। लगातार मिल रही ऐसी छूट पर बीजेपी सरकार पर सवाल उठे हैं। चौथी बार है जब पैरोल पर वो सिरसा डेरा जा रहा है। पहले के कई पैरोल या फरलों में उत्तर प्रदेश के बागपत में डेरे के आश्रम में रहता था। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम को आखिरी बार अगस्त 2025 में 40 दिन की पैरोल मिली थी। उससे पहले 21 दिन की, उससे पहले 30 दिन की, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले था। हरियाणा चुनाव के वक्त में भी उसे जेल से बाहर भेजा गया, इस शर्त के साथ वो चुनाव के प्रचार या किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं होगा। मगर उसने वही सब किया। दोस्तों, फरलो किसी खास वजह के बिना दिया जा सकता है अगर कैदी ने जेल में कुछ समय गुजारा हो, किसी जरूरी वजह से मिलती है। राम रहीम को ज्यादातर पैरोल मिली। 2017 में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को अपनी 2 महिला अनुयायियों से बलात्कार के लिए 20 साल की सजा सुनाई थी। और यह सब कुछ उसके डेरा में हुआ था। उसके साथ में एक पत्रकार की हत्या का मामला। जबकि राम रहीम को बार बार पैरोल का शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि एसजीपीसी जैसे सिख संगठन ने विरोध किया था, बावजूद इसके क्या हुआ? इन लोगों को लगातार पैरोल मिलती रही। दोस्तों, उमर खालिद, शर्जील इमाम, बलात्कारी राम रहीम, बलात्कारी आसाराम, ये तीनों मामले न्यायिक व्यवस्था की 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। आसाराम और राम रहीम जैसे गंभीर अपराधी को बार बार पैरोल मिलना, जबकि उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे एक्टिविस्टों को 5 साल से भी ज्यादा समय से जमानत ना मिलना। जानकार कहते हैं कि यूएपीए जैसे सख्त कानून में जमानत मिलना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों का क्या जो सरेआम देश की संप्रभुता को तोड़ते हैं, जो आपसी सौहार्द को तोड़ते हुए समुदायों के बीच में जंग की सी स्थिति पैदा करते हैं। हाल में तलवारें बांटते हुए लोग दिखे। हिंदुवादी संगठन बजरंग दल जैसे लोगों ने हाल में किस तरीके से शाहरुख खान से लेकर के कई लोगों को देशद्रोही, गद्दार, क्या कुछ नहीं कहा गया, जबकि वह फैसला बांग्लादेश के उस खिलाड़ी को लेने का केंद्र की सरकार का और बीसीसीआई का फैसला था। लिस्ट तो उन्होंने किया था, इजाजत तो उन्होंने दी थी। मगर दोस्तों, ऐसे मामले में आसाराम, राम रहीम के मामले में पैरोल आसानी से मिल जाता है क्योंकि दोस्तों वहां पर राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। लेकिन दूसरी तरफ 2 ऐसे छात्र, 2 ऐसे लोग जिनके मामले में अभी तक ट्रायल शुरू तक नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों, ऐसी खबरें आ रही है कि एक जन विरोध सा सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पूरे मामले पर सामने आता हुआ दिख रहा है। और ऐसी खबरें आ रही है कि उमर खालिद और शर्जील के वकील की तरफ से रिव्यू पिटीशन डाले जाने की तैयारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या स्थिति बनी होगी